गुड मॉर्निंग एवरीवन। 2 मिनट दो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट। आज एक दूसरे लैपटॉप पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। मतलब ये मेरा रेगुलर वाला लैपटॉप नहीं है, तो इस पे देखते हैं, थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस रहेगा मुझे भी, आप लोगों को भी। आप लोगों को बुकलेट दिख रही है? यस। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, जब तक हम लोग स्टार्ट करेंगे तब तक आप ये 2 क्वेश्चन ट्राई कर लो। लेट मी टेक दीज क्वेश्चंस। in our notebook. हम्म 2 क्वेश्चन ट्राई करो। ये हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उनके ऊपर बेस्ड है। पहला वाला क्वेश्चन फैराडेज लॉ के ऊपर है, दूसरा वाला क्वेश्चन नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर है। ठीक है, बताओ जरा। पहले वाले का आंसर आया कुछ?
सो फर्स्ट वाले में फैराडे सेकंड लॉ लगेगा, राइट? जिसमें हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ Ag विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2, ठीक है, बिकॉज दोनों के बीच में सेम इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। अब इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं? मोल्स इनटू n फैक्टर, और O2 के लिए भी मोल्स इनटू n फैक्टर, ठीक है। नाउ आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले यहाँ पर n फैक्टर में आपने किसी ने शायद मिस्टेक कर दी होगी। इसका n फैक्टर 1 रहेगा, O2 का n फैक्टर कितना रहेगा? एज यू कैन सी यहाँ पर -2 से 0 में जा रहा है, तो कितने का चेंज हो गया? 2 का चेंज आ गया। और कितने एटम्स है यहाँ पर? n फैक्टर ऑफ O2 लिखना है अपने को, 2 एटम है, तो यहाँ पर n फैक्टर में 4 लिख सकता हूँ इसका। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये एक्चुअली सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अभी ये तो हो जाएगा मास अपॉन एटॉमिक मास, एंड इधर मोल्स कितने आ जाएंगे ऑक्सीजन के? अब ये 5.6 लीटर्स है एसटीवी पर, तो 5.6 अपॉन 22.4, तो यहाँ से आपको आंसर मिल रहा है बी ऑप्शन आ जाएगा, 108 ग्राम्स। ये समझ में आया? इज दिस क्लियर गाइस? Yes. ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं था। इसमें मे बी द ओनली रीजन जहां पर आपने शायद गड़बड़ कर दी हो इज O2 का n फैक्टर लिखने में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना यहाँ पर, अवॉइड दिस मिस्टेक। कई बार स्टूडेंट्स O2 का n फैक्टर 2 लिख देते हैं, बट ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम्स है ना, जो कि -2 से 0 में आए हैं। अच्छा, दूसरा वाला करो। दूसरा वाला भी इजी है। कंचन, किसका बताया आपने, दूसरे वाले का कि पहले वाले का? दूसरे वाले का। दूसरे वाले का। हो सकता है, एक बार चलो मुझे देखने दो, ठीक है। हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि हाँ सही आंसर है, बट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नर्स इक्वेशन लगेगी, ठीक है। ये नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया।
नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे, रीड करोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे, इसका रिएक्शन होगा, ऑब्जर्व करना, H2 गैस इज गिविंग 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आ जाएगा, N का वैल्यू निकाल लिया और Q का वैल्यू निकाल लिया। Q का वैल्यू विल बी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। देन E नॉट तो इसका 0 होगा। अब नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो E क्या हो जाएगा, E नॉट माइनस 0.059 बाय N इंटू लॉग Q, ठीक है। तो अब Q की वैल्यू यहाँ पर देखना, आपको क्या बोला है, प्रेशर 1 atm, 1 बार 1 atm ऑलमोस्ट बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर एटम नहीं है, ये atm है एक्चुअली। और pH आपको 10 दे रखा है, pH आपको 10 रखा है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -10 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे -0.059 बाई 2 इंटू लॉग 10 की पावर -20 अपॉन 1, ठीक है। वो 10 की पावर -10 का स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, -0.059 बाई 2 इंटू -20, ठीक है। ये माइनस साइन कट जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये आपका आंसर 0.59 आ जाएगा, ठीक है। कंचन, सही आंसर था आपका, करेक्ट, गुड। सो आई थिंक आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग गया है किस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक बार क्विकली पिछली क्लास का एक बार रिकैप दे देता हूँ, फिर आज की क्लास में आप लोगों को क्या टॉपिक से स्टार्ट करना है वो मैं समझ जाऊंगा। तो लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था, एंड इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट क्या होंगे वो हम निकालना सीख गए थे। सो इनर्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रोडक्ट निकालने होंगे, तो वो हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस करा था अपने लेक्चर 8 और 9 के स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर 9 में हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लो इलेक्ट्रोड भी एक्टिव है, ठीक है, तो हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक्चुअली प्रोडक्ट क्या होंगे वो पता पड़ जाता है, तो हम उस पर अब फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सीख रहे थे, न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कितना सब्सटेंस कैथोड या एनोड पर लिबरेट हो रहे हैं या डिपॉजिट हो रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ हमें बताता है दैट इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड उसमें फिर मैंने आपको बताया था कि सब्सटीट्यूशन करने की चॉइस रहेगी, इक्विवेलेंट में क्या सब्सटीट्यूट करना है एंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन जैसा भी डेटा दिया होगा, ठीक है। अब इसमें नोटिस करना, इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। इसका एनसीईआरटी वर्जन भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई ऐसा टर्म नहीं मिस हो जाए, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ के बारे में मैं एक बार बस यहाँ पर छोटा सा इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, फैराडेज फर्स्ट लॉ एनसीईआरटी में कैसा दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप ऑब्जर्व करना। वो इस तरीके से दिया हुआ है W इज इक्वल टू ZIT, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ दिया हुआ है। तो इसमें W क्या हो गया, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट वट एवर इलेक्ट्रोड दैट इज देयर, ठीक है। Z उन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। क्या होगा ये मैं भी बता दूंगा। I है वो करंट के लिए स्टैंड करता है,
एंड टी जो है दैट स्टैंड्स फॉर टाइम। ठीक है, नाउ ये एनसीईआरटी का वर्जन है, इनफैक्ट आपको कई जगह बुक्स में भी मिलेगा ये। ठीक है, अब इसको ऑब्जर्व करना, हम लोगों ने जो पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ क्विकली। हम लोगों ने पढ़ा था इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इक्विवेलेंट को कैसे लिख सकते हैं? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे लिख सकते हैं? IT बाय 96500। ठीक है, सो ये जो मास ऑफ सब्सटेंस हो गया, ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू IT। तो आपको दिख रहा है ये जो नया फैंसी सा चीज़ बताया है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, ये क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? ये किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको एक नया फैंसी सा नाम दे दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये जस्ट इसी तरीके से आपको एक नया टर्म शो कर दिया। ठीक है, क्योंकि पुराने ज़माने में कैसा था? पुराने ज़माने में मतलब यही मतलब फैराडे ने डिस्कवर किया था। ठीक है, फैराडे ने यही डिस्कवर किया था कि मतलब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब उस टाइम पर क्या था? उस टाइम पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने बाद में बनाया। तो उस टाइम फैराडे ने जो करा वो यही करा था कि जो मास है, जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। एंड उसको फिर मैथमेटिकल इक्वालिटी में उसने ऐसे z से, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इक्वेट कर दिया, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को z ले लिया, उसमें q को IT बाय 96500 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। तो ये पुराना एक टर्म है, एज सच तो कहीं काम वाम आता नहीं है, बट ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि चलो ठीक है, कोई एक ऐसा टर्म भी होता है। ठीक है, अच्छा, फिर एनसीईआरटी में सेकंड लॉ भी देखना किस तरीके से लिखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। ये तो खैर सेम ही रहेगा। फैराडेज सेकंड लॉ एनसीईआरटी में किस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये भी पुराने ज़माने का वर्जन है। तो इक्यू मास इस तरीके से लिखा हुआ है, फॉर सेम चार्ज पास्ड, ठीक है, और सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज समझ में आता है आपको? सेल कनेक्टेड इन सीरीज का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने कभी पढ़ा है ऐसे, ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। और अगर ऐसे रेजिस्टेंस, तो ये पैरेलल में है, ये पढ़ा है ना? हाँ सर। तो सीरीज में क्या होता है? दोनों के थ्रू सेम ही करंट जाता है, तो दोनों के थ्रू सेम ही चार्ज जाएगा। बट पैरेलल में क्या होता है? करंट बढ़ जाता है ना? तो दोनों के थ्रू अलग अलग चार्ज जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर दो सेल सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है मतलब दोनों के थ्रू सेम चार्ज जा रहा है। ठीक है, ये चीज को एक और तरीके से लिखने का तरीका होता है सेम चार्ज जाने को, कि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जर्व करना, m1 अपॉन m2, ठीक है, द रेशियो इन विच द मास ऑफ सब्सटेंस आर डिपॉजिटेड और लिबरेटेड is in the ratio of their equivalent weight.
ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो विच इज़ द सेम थिंग जो हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने ये पढ़ा ना कि इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट 2, और इक्विवेलेंट क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना। यहाँ पर m stands for mass of substance and E stands for equivalent weight of substance, ठीक है। तो उसको मतलब एक और ऐसे तरीके से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे दिखा दिया कि जिस रेशियो में उनका मास डिपॉजिट होगा वो उनके इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू देयर Z1/Z2, ठीक है। आप देखोगे ना ऊपर, तो Z क्या है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट अपॉन तो 96500 कट जाएगा, तो इट इज इन द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इस तरीके से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हमको भी आता है। देखो मतलब इसमें अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बस ये नया जो एक देखने का तरीका है बस वो पता होना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, कोई नया टर्म एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट करके बता दिया गया है, ठीक है। क्योंकि पुराने ज़माने में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यूज होता था। अब तो क्या है, हमें इक्विवेलेंस वेट और ये सब मोल कंसेप्ट ये सब समझ में आता ही है, ठीक है। तो ये समझ में आया एनसीईआरटी के ओल्ड वर्जन्स। तो कहीं अगर आपको ऐसा नाम लिखा हुआ मिल जाए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी से मुझे एक और चीज़ ध्यान आ रही है, मैं नोट करके लिखा देता हूँ। ये आप लोगों ने मोल कंसेप्ट में सीखा होगा, ठीक है। मोल कंसेप्ट में आपने सीखा होगा दैट 1 ग्राम एटम, और या 1 ऐसे G- एटम लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ एटम, है ना। ये एकदम स्टार्टिंग में मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा, Yes. ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर 1 ग्राम अगर मॉलिक्यूल होता है, 1 G- मॉलिक्यूल, तो उसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर कोई ऐसे 1 G- लिख देता है, ठीक है, या ऐसे ग्राम आयन बोल देता है, तो इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ आयन, ठीक है। तो वैसे अगर, ठीक है, कोई 1 G- बोल देता है, ठीक है, या ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है 1 इक्विवेलेंट ऑफ जिस भी सब्सटेंस के बारे में बात हो रही है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर ऐसे कि मुझे O2 के 4 ग्राम इक्विवेलेंट लिबरेट करने हैं, तो मतलब मुझे O2 के 4 इक्विवेलेंट लिबरेट करने हैं, और फिर मैं अकॉर्डिंगली सारी कैलकुलेशन करूँगा। तो ये वाला टर्म भी आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, सो आई थिंक ये फैराडेज लॉज हैं, और इनसे एसोसिएटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों के मैंने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस कराए थे, ठीक है। तो इतना बड़ा दिक्कत नहीं है इसमें। चाहिए तो मैं एक आध क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर कोई और अच्छा सा मिलेगा तो। अदरवाइज फिर मैं कंडक्टेंस वाले पार्ट पे आ जाऊँगा। चलो ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है 7th वाला, ये ट्राई कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अरे ये क्या हो गया?
चलो बताओ एक बार ट्राई करके। आया कुछ आंसर? इसमें देखो x का n फैक्टर कितना रहेगा? x 3 + n रहेगा और y जो है वो 2 + n रहेगा, है ना? सीरीज में कनेक्टेड है तो इनके इक्विवेलेंट देखो, इक्विवेलेंट ऑफ x विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ y, ठीक है? सो मोल्स ऑफ x, अच्छा आप लोगों ने आंसर दिए थे क्या? मैंने देखे नहीं, सॉरी।
विशाल ने दिया है बी, कंचन ने दिया है सी। देख लेते हैं एक बार। ओके, सो n फैक्टर ऑफ x एंड ये मोल्स ऑफ y इंटू n फैक्टर ऑफ y। तो मोल्स ऑफ पहले सबसे पहले n फैक्टर के ऊपर फोकस कर लेते हैं। n फैक्टर एक्चुअली देखना, x का कितना रहेगा 3 एंड y का रहेगा 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये x 3 प्लस आयन से डिपॉजिट होगा एंड यहाँ पर ये y 2 प्लस आयन से डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये तो पहली चीज़ समझ में आनी चाहिए। अच्छा, फिर मोल्स क्या रहेंगे? ये हो जाएगा मास ऑफ x अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ x एंड ये हो जाएगा मास ऑफ y अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ y। ठीक है, अब आपको एटॉमिक मास का भी रेशियो दिया हुआ है, 1:2 है। ठीक है, सो मास ऑफ x, ठीक है, अपॉन मास ऑफ y इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ x अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ y इंटू 2/3, है ना। और एटॉमिक वेट का रेशियो कितना दे रखा है? 1:2। 1/2 इंटू 2/3, तो ये 1:3 आ रहा है। तो राइट, किसका आंसर सही निकला? लेट मी सी, कंचन का आंसर सही है। विशाल कहाँ पे गड़बड़ करी? एन फैक्टर में? पता नहीं। देखो देखो, पता करो कहाँ पे गड़बड़ हुआ। ठीक है, ऑलराइट। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम लोग इस ओवरऑल चैप्टर का आउटलाइन ले रहे थे तो मैंने बताया था गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे और कंडक्टेंस वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आपने नोटिस करा होगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला पार्ट जो है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉज, ठीक है, तो उसमें पिछले वाले पार्ट का इतना नॉलेज नहीं लगता है। ठीक है, बस आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हाउएवर इतना ऐसा कनेक्शन नहीं है, तो आप इसमें आसानी से स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। सो इसी तरीके से अब जो मैं अगला पार्ट भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो अगला पार्ट भी पिछले दोनों पार्ट से एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, आप उसको अलग से भी समझ सकते हो और अलग से समझने के बाद में आप उसके क्वेश्चंस को अलग से कर भी सकते हो, तो वो भी काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है, जो ये कंडक्टेंस वाला पार्ट है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन स्टार्ट करूंगा ऑफ द नेक्स्ट सब टॉपिक, सॉरी, of the next subtopic, which will be electrolytic conductance. ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करना इसमें हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। तो इस पार्ट का जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा, ठीक है, हम लोगों ने जैसे पढ़ा हुआ है कि हम अगर ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे और उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट रख देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसमें आयंस वगैरह होंगे, तो
इट कैन हेल्प इन कंडक्शन। ठीक है, तो ये जो आयंस हैं, कटायंस अनायंस, इनसे कितना कंडक्शन आएगा, ठीक है, या इस सोल्यूशन का कितना रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, वो सब की डिटेल्स में हम लोगों को आज जाना है। ठीक है, तो बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल ऑफ इट, एक छोटा सा कंपैरिजन देखेंगे हम लोग बिटवीन मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इन दोनों के अक्रॉस हम लोग जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो दोनों के थ्रू करंट पास हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही कंडक्टर है, मेटल्स भी कंडक्टर है और इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्टर है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है वो आप नोटिस करना। मेटल्स में जो चार्ज कैरियर होते हैं, जिनसे चार्ज कैरी होता है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? आयंस। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज कैरियर्स आर आयंस। ठीक है, तो ये एक पहला मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में। देन दूसरा चेंज ऑब्जर्व करना है यहाँ पर, मेटल्स में जब कंडक्शन होता है सो देयर इज नो केमिकल चेंज। ठीक है, देयर इज नो केमिकल चेंज, बस इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, मेटल मेटल ही रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, कैथोड एनोड पर रिएक्शन हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, केमिकल चेंजेस occur at इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, कैथोड पर रिडक्शन हो जाएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ऑब्जर्व करना एक और जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इनके बीच में, जैसे जैसे टेम्परेचर मैं बढ़ा देता हूँ, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है, आर जो हम बोलते हैं मेटल वायर का, वो बढ़ जाता है। ठीक है, कम टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छा कंडक्शन होता है। बट इलेक्ट्रोलाइट्स में देखना, इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न समझना क्या है, क्यों है, इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर कैसा होता है, मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस आता क्यों है? ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑब्जर्व करना, मैं लिखता हूँ, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू collision of electrons with atoms। ठीक है, बेसिकली ऐसे मेटल एटम्स के अलोंग कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, बट वो इलेक्ट्रॉन्स को जो मेटल का एटम का न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करता है, जाने नहीं देता है ना। तो यहाँ पर कैसा है, जो मेटल एटम्स के साथ में इलेक्ट्रॉन के कोलिजन हो रहे हैं वो रेजिस्टेंस का कारण बने हुए हैं। ठीक है, तो अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वाइब्रेशनल मोशन जो होगा, ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन ऑफ एटम्स ये बढ़ जाएगा। ठीक है, विच inhibits the flow of electron। ठीक है, which or I should say restricts the flow of electron, as a result resistance बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो ये मेटल में रेजिस्टेंस बढ़ने का कारण है। बट वहीं पर अगर मैं ये नॉन मेटल्स के बारे में बात करूं, मतलब नॉन मेटल सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करूं, तो इलेक्ट्रोलाइट किसकी वजह से है? आयंस के मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, as temperature increases what happens is the average kinetic energy of ions इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो स्पीड है, स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीज, तो वो क्या हो जाएंगे? फास्टर ट्रैवल करेंगे। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा ना। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज तो वही है आयंस की वजह से, बट फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा स्पीड बढ़ने की वजह से, तो करंट बढ़ जाएगा। अब करंट बढ़ जाएगा तो ऐसा क्यों होगा? बिकॉज रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सर रेजिस्टेंस कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा ना, फ्लो बढ़ेगा। नहीं नहीं, आपने देखो ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने सेम अप्लाई करा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब अगर आपका करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा ना। हाँ सर। V इक्वल टू आई आर होता है ना। यस सर, समझ गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक की डिफरेंस रहेगा बिटवीन मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी इस चैप्टर में हमारा फोकस क्या रहेगा? हमारा फोकस रहेगा इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग जो लिखूंगा वो इस तरीके से लिखूंगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का फोकस है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें एक एक करके फैक्टर नोटिस करना। पहला फैक्टर रहेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके ज्यादा आयंस आएंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक मिनट, strong electrolyte implies more ions, implies more conductance, or you can say lesser resistance। किसके कंपैरिजन में? as compared to weak electrolytes। ठीक है, मतलब आप जैसे सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल NaCl डालो या 1 मोल एसिटिक एसिड डालो, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा कंडक्शन आपका NaCl की वजह से होगा, क्योंकि NaCl ज्यादा आयंस दे देगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा ऑब्जर्व करना, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आप लोगों ने शायद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में पढ़ा होगा, बट अगर नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार क्विक रिवीजन करा दूंगा, यहाँ पर देखना। दूसरा फैक्टर होगा सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, तो सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कैसा रहेगा? तो
अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना कि मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही कंपेयर करना है, ठीक है। मतलब पहला फैक्टर मान लो सेम है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही हैं जिनका मुझे कंडक्शन कंपेयर करना है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मान लो LiCl, NaCl, KCl, राइट। तो इसमें क्या हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इनमें अब मेरा ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस कैसा रहेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस इन से LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, ठीक है। तो कैसा रहेगा, आपको किसी को याद है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में आपने पढ़ा था? सर CSCl का जाता है, फिर RbCl, फिर KCl, NaCl, बाद में LiCl। बिल्कुल बिल्कुल सही, एक्सेलेंट, ठीक है। तो इसमें कैसा होता था, हम लोग देखते थे, ठीक है, एकदम सही आपने आंसर किया। इसमें हम लोग कैसे देखते थे, यहाँ पर हमने क्या देखा कि अनायन तो सेम है सबके लिए, ठीक है। अनायन जो है वो तो सबके लिए सेम है, तो उसकी वजह से अंतर नहीं आएगा। जो अंतर आएगा वो कटायन की वजह से आएगा, ठीक है। अब कटायन का चार्ज जो है, ठीक है, वो तो वापस सब में इक्वल है, सब में +1 है, ठीक है। बट कटायन का साइज जो है वो Li का छोटा रहेगा, ठीक है। अब ये कटायन का जो साइज है, ठीक है, जो ये मैं साइज बोल रहा हूँ वो गैशियस साइज बोल रहा हूँ। तो चार्ज सेम है, साइज छोटा है, तो उसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, अगर आपको याद हो तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता था, सल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन, ये लिथियम का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ चार्ज डेंसिटी जो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सेम चार्ज है बट क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है तो वो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसको हाइड्रेट करेंगे, ठीक है। तो जो इससे इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, साइज ऑफ एक्वस आयन, ठीक है। साइज ऑफ एक्वस आयन क्या हो जाएगा, एक्वस आयन मतलब क्या होता है, कटायन और फिर कटायन के अराउंड जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स का लेयर होता है, ठीक है, उनको भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, वो एक्वस आयन का साइज रहता है, ठीक है। तो वो Li+ का ज़्यादा हो जाएगा, है ना। उससे क्या हो जाएगा, उसकी मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब स्पीड, स्पीड पे फर्क पड़ जाएगा, है ना। स्पीड बोल लो या फिर मोबिलिटी बोल लो, मोबिलिटी उससे Li+ की कम हो जाएगी। तो अब चार्ज अगर सेम है और स्पीड Li+ की कम है तो उसका कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये याद आया आपको, ये यस। पीछे का लॉजिक होता था, ठीक है। तो यहाँ पर सल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं मान लो आपको इसके बारे में पूछूंगा, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, मैं इनके बीच में पूछ रहा हूँ, NaCl, MgCl2, इन दोनों में किसका ज़्यादा रहेगा? या चलो छोड़ो, एक्चुअली ये इसमें मुझे आप लोगों को फिर वो बताना पड़ेगा, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये मैं थोड़ा थोड़ा टाइम बाद बताऊंगा। इसमें मुझे एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पहले पढ़ानी पड़ेगी, फिर मैं इसको बता पाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी है। इसमें ज़रूर मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा,
ठीक है, जो हम लोगों ने ये ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस पढ़ा, ये पढ़ा Li प्लस आयन, Na प्लस आयन, K प्लस, Rb प्लस एंड सीजियम प्लस के लिए। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसमें मैं एक एक्सेप्शन आपको हाईलाइट कराना चाहूँगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना। यहाँ पर एक एक्सेप्शन रहेगा, H प्लस आयन, ठीक है, इन सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस शो करेगा। ठीक है, एक्सेप्शन, बिकॉज इट्स द आयन ऑफ सॉल्वेंट इटसेल्फ। ठीक है, इसमें कैसा होगा, आप लोग सोचोगे कि अरे H प्लस का तो यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, Li से भी कम, क्योंकि H प्लस अगर सेम लॉजिक में लगाऊं तो, ठीक है, सेम लॉजिक लगाऊं तो, क्योंकि चार्ज सेम है, H प्लस का साइज तो और छोटा होगा, तो उसका जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन है वो और ज़्यादा होगा, करेक्ट, एंड उसकी वजह से उसका मोबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, बट वो गड़बड़ है, मोबिलिटी में एक्चुअली H प्लस इन सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। क्यों? उसका कारण ये है कि ये आयन का ही, ये जो आयन है ये एक्चुअली सॉल्वेंट का ही आयन है, तो इसका मूव करने का मैकेनिज्म अलग होता है। ठीक है, ये जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ये एक अलग तरीके से ट्रैवल करता है। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज सिमिलर टू नॉर्मल आयन। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट मैं एक जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। मतलब जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया और सोल्यूशन में Na प्लस आयन रखा है। ठीक है, तो ये Na प्लस आयन जो है खुद पूरा ट्रैवल करेगा। ठीक है, खुद पूरा ट्रैवल करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह। ठीक है, बट यहीं पर अगर H प्लस आयन होगा तो वो खुद पूरा ट्रैवल नहीं करता। H प्लस आयन हॉप करता है नेक्स्ट H2O मॉलिक्यूल पर, और वहाँ से H प्लस आयन निकलता है जो कि नेक्स्ट H2O मॉलिक्यूल पर जाता है, एंड इस तरीके से इसका हॉपिंग मैकेनिज्म जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, मतलब इट इज लाइक हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन एटम। ठीक है, वैसे ही ये जो H प्लस आयन है, इसको जो ये एनर्जी गैप चाहिए होता है, एनर्जी बैरियर चाहिए होता है मूव करने के लिए, वो बहुत ही कम होता है। तो इस वजह से जो सॉल्वेंट का आयन होता है उसका स्पीड बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कल को मान लो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर एज सॉल्वेंट, कल को मान लो मैं अमोनिया, लिक्विड अमोनिया यूज करने लग जाऊं एज सॉल्वेंट। ठीक है, अगर कल को मैं लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट यूज करने लग जाऊं, ठीक है, तो फिर जो सॉल्वेंट के आयंस है NH4 प्लस एंड NH2 माइनस, इनका कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, सारे आयन से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सॉल्वेंट के आयंस होंगे, इनका मैकेनिज्म अलग ही होगा। ठीक है, ये पूरा पूरा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, दे जस्ट हॉप। ठीक है, तो यहाँ पर बस मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ दैट जो सॉल्वेंट के आयंस है उनका कंडक्टेंस ज़्यादा रहता है। ठीक है, एज कंपेयर टू नॉर्मल आयंस हैव हाई कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, फिर एक और पॉइंट देख लेना। एक और पॉइंट कैसा रहेगा, अगर आपको आपके पास में ऊपर के दोनों फैक्टर सेम है तो तीसरा फैक्टर एक्चुअली सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट में कैसा है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट में अगर
आप देखोगे विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, कंडक्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, विस्कोसिटी वर्ड सुना है आपने पहले? विस्कोसिटी सुना है कि नहीं सुना है? नहीं। तो विस्कोसिटी होता है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ द लिक्विड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा हनी, ठीक है, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। तो जो हनी का फ्लो है वो स्लो होगा एज कंपेयर टू फ्लो ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि हनी के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं, ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स रहता है। तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड इतना इजीली नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ऑयल होता है, ऑयल चिकना होता है, ऑयल की विस्कोसिटी पानी से भी कम होती है। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी का मतलब होता है। तो अगर विस्कोसिटी आपकी ज़्यादा है तो उससे भी आपका कंडक्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, देन ऑफ कोर्स टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने आपको बताया ही सही, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, इनफैक्ट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, डाइल्यूशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, बट इसको मैं थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा, टू बी डिस्कस्ड लेटर। ठीक है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अभी के लिए कितना इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स काफ़ी हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ज़्यादा होता है। एंड बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हमें देखना है तो उसमें आयंस के ऊपर डिपेंड करेगा, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन कैसा है। एंड अगर ये सब फैक्टर सेम है तो फिर विस्कोसिटी, टेम्परेचर एंड डाइल्यूशन, इन सब से भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मान लो आपका NaCl का सोल्यूशन है, अब NaCl का सोल्यूशन पानी में है या NaCl का सोल्यूशन इथेनॉल में है। ठीक है, तो विस्कोसिटी पे फर्क पड़ेगा सॉल्वेंट की विस्कोसिटी से। ठीक है, अब अगर आपका लेट्स से टेम्परेचर देखता हूँ मैं, मतलब NaCl का सोल्यूशन है पानी में, बट एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, एंड अभी तक जितने भी ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा था, ठीक है, ये 1 2 3 4 जो भी फैक्टर्स हैं उनमें मैंने ये माना हुआ था कि सेम कॉन्सेंट्रेशन का ही कंपैरिजन हो रहा है। मान लो 1 लीटर के अंदर 0.1 मोल NaCl है और बाकी सबका भी यही कॉन्सेंट्रेशन है, तो फिर मैं देख रहा था कि किसका कंडक्टेंस कम या किसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो रहेगा उसमें मैं बोलूँगा कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा करता हूँ तो उससे कैसे कंडक्टेंस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो एक ऑब्वियस आंसर तो आपके सामने होगा ही सही कि अरे कॉन्सेंट्रेशन कम कर दोगे तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे और उससे कंडक्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम सही आपका ऑब्जर्वेशन है, पर मैं इसके थोड़ा सा और डेप्थ में और डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा अभी होल्ड पे रख रहा हूँ, इसको मैं बाद में ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया है
तो हम अब अपने एनालिसिस की डिटेल्स में जाएंगे, जहां पर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन होना है उसमें कुछ कुछ टर्म्स यूज होने वाले हैं, तो मैं इन चीज़ों को आपके सामने पहले ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग एक टेबल टाइप बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, टर्म रहेगा। ठीक है, उसका सिंबल रहेगा, देन उसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा लंबा रहेगा डेफिनेशन। फिर अगर कोई फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला लिखेंगे, एंड यूनिट्स का बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा, तो यूनिट्स को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो लेट्स सी, अब इससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस क्या क्या सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, यार एक तो सीधी लाइन बनाना मेरे लिए ये नए इस पे दिक्कत भरा काम है। ऑलराइट, कुछ टूल होगा ना इसमें, कोई टूल है क्या ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए? इसमें नहीं है यार, उसमें था एक्चुअली। ग्रिड लाइंस तो मिल जाएंगी, चलो। ठीक है, ऑलराइट। सो पहला सिंबल देखते हैं अब अपन, यहाँ पर पहला टर्म देखते हैं। पहला टर्म है रेजिस्टेंस, सिंबल रहेगा आर। डेफिनेशन है इसका सिंपल, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा, आर विल बी इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो इसमें जो ये एल है ये हो जाएगा लेंथ ऑफ सेल। ठीक है, सेंटीमीटर में लेना। ए जो रहेगा ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, एंड ये जो एल अपॉन ए टर्म है इसको बोला जाता है सेल कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो सेल रहेगा, सेल मतलब अपना जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, उसके डायमेंशंस के बारे में बात करी जा रही है कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर दूर है, और इनका जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है इनके बीच में, जो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो एल जो लेंथ है और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, वो जो रो लिखा हुआ है ये मैं समझाऊंगा अगले उसमें। यूनिट होता है इसका ओम। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब आप ऑब्जर्व करना, नेक्स्ट टर्म होगा ये रो जो लिखा हुआ है मैंने, दिस रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये जो टर्म है दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो ऐसे रिप्रेजेंट करता है इसको। ठीक है, सो दिस इज द रेजिस्टेंस in ohm of 1 centimeter length and 1 centimeter square cross sectional area of conductor। ठीक है, कंडक्टर बोल लो या इलेक्ट्रोलाइट बोल लो। ठीक है, एंड यही सेम फॉर्मूला है जो ऊपर से लेके आए हम लोग, एंड इसका यूनिट हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट्स में जाओगे तो ओम मीटर होगा, बट हम लोग क्या है यहाँ पर सेंटीमीटर में प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेल रहेगा उसका साइज एंड ऑल मतलब वो सब सेंटीमीटर्स में ही रहेगा। ठीक है, ऐसे मीटर मीटर जितने बड़े सेल नहीं बनाते हम लोग। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे है ना। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, ठीक है, ये एल रहेगा, और इनका जो एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट विल बी ए। ठीक है, तो अगर ये ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो जो कंडक्टेंस आएगा उसको हम लोग स्पेसिफिक सॉरी जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रो बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, थर्ड टर्म देखना है यहाँ पर। थर्ड टर्म रहेगा कंडक्टेंस, इसको हम लोग ऐसे कैपिटल जी या कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल रहेगा। तो इसका डेफिनेशन क्या रहेगा, डेफिनेशन ऑब्जर्व करना आप, डेफिनेशन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। G इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, इसका यूनिट रहेगा ऐसा ओम इनवर्स। ठीक है, ऐसे इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। जैसे ओम का सिंबल रेज टू द पावर ऑफ -1। ठीक है, या फिर कई बार इसको कैपिटल एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमन, SIMAN। ठीक है, एस, कैपिटल एस से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। नाउ
इसी के साथ में आप एक और टर्म देखना, मैं एक और टर्म आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये स्ट्रेट लाइन बनाना तो बहुत दिक्कत भरा काम है यार। कंडक्टिविटी, जैसे रेजिस्टिविटी था ना, वैसे ही कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, ये ऐसे कापा से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कापा। के मत बनाना, ये के नहीं, ऐसे वर्टिकल लाइन और फिर एक उसके ऊपर ऐसे सी, कर्व सा सी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये सही रहेगा। और छोटा ही बनाना, बड़ा नहीं बनाएंगे। मतलब आप लोगों को चाहिए तो मैं बुकलेट में दिखाता भी हूँ ये सिंबल, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लगता रहे। ढूंढने दो। ये कापा, ये दिख रहा है? ठीक है, तो ये कापा क्या है? दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और यू कैन से कंडक्टेंस ऑफ, or you can say conductance in ohm inverse of 1 centimeter cube of electrolyte। ठीक है, 1 centimeter cube, cubical basically, 1 centimeter length and 1 centimeter cross sectional area electrolyte solution। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे, कापा इज इक्वल टू 1/रो, और इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर सीमन, एस, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये एक आपका टर्म रहेगा। अच्छा, अब इसके अलावा मैं दो और टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा, और वो टर्म भी काफ़ी काम के रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बीच बीच में आपको काम आते जाएंगे। बट बिफोर आई इंट्रोड्यूस दोस्त टर्म, मैं एक छोटा सा कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ बेस्ड ऑन, नहीं चलो, एक्चुअली पहले डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, तभी आप लोग कर पाओगे। या मैं देखता हूँ, चलो एक अगर छोटा सा क्वेश्चन मिलता है कोई तो। um, ये वाला ट्राई कर लो, चलो। हम्म
ठीक है, और ये ओम में जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, ये 56 ओम है। आंसर दो। है आंसर, बहुत ही सिंपल सा है। जो कैलकुलेशन करनी थी बस वही कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, रो इंटू एल बाय ए, जो सेल कांस्टेंट है, एंड रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कापा। तो आप लिखोगे 56 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कापा हो गया ना, 0.0112 इंटू एल अपॉन ए। तो इससे आपको एल अपॉन ए की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये आपका सेल कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.6272। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा सिंपल। ठीक है, अच्छा, अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगे और वो मैं आपको बता देता हूँ। हम्म, ठीक है, all right, so the term now I'm going to introduce is called as molar conductance. Molar conductance, or also called as molar conductivity,
and it is represented by the symbol lambda with the subscript m. ठीक है, और इसका डेफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा सा है. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ध्यान से ऑब्जर्व करना. डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा, बट फिर मैं समझाऊंगा फॉर्मूला के थ्रू तो समझ में आएगा, बट मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ. मोलार कंडक्टेंस of a solution at a dilution V is defined as conductance of all ions produced from 1 mole of electrolyte dissolved in V ml of solution with electrodes 1 centimeter apart and area large enough to capture or to contain entire solution between them. ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम VML सॉल्यूशन में 1 मोल, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे. ठीक है, वो 100 ml भी हो सकता है, 1000 ml भी हो सकता है. ठीक है, बट वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको फिक्स करना पड़ेगा ताकि आप अपना डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन अचीव कर सको. ठीक है, तो वो सॉल्यूशन होना चाहिए बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, विच आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, एंड एरिया इतना होना चाहिए कि पूरा सॉल्यूशन उनके बीच में आ सके. और फिर जो कंडक्टेंस आएगा उसको हम बोलेंगे मोलार कंडक्टेंस. ठीक है, तो ये लैम्डा m का फॉर्मूला रहेगा कापा बाय C into 1000. ठीक है, C will be the concentration, कितना concentration रहेगा. ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है? ये फॉर्मूला वहीं ऊपर से ही आ रहा है. जहाँ ऊपर ये देखो ना, आपको मैंने ये ऊपर फॉर्मूला बताया था. दैट ये डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा मैं, डेरिवेशन एक बार बता देता हूँ, बट आपको डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है. डेरिवेशन में लिखा था अपन ने R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. ठीक है, अब R को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कंडक्टेंस. ठीक है, और रो को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कापा इंटू L अपॉन A. ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कंडक्टेंस जो है वो 1 मोल सोल्यूशन की जितनी है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस कितनी होनी चाहिए? लैम्डा m होनी चाहिए. ठीक है, कंडक्टेंस लैम्डा m होनी चाहिए किसकी? जब इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट है
एंड एरिया उनका लार्ज इनफ है टू कैप्चर 1 मोल ऑफ सोल्यूशन बिटवीन देम, ठीक है, 1 मोल ऑफ और इंटायर सोल्यूशन बिटवीन देम, ठीक है। एंड कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मोल्स 1 रहेंगे और वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा एरिया ऑफ बेस इनटू जो भी एरिया रहेगा इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज 1, ठीक है। एंड यहाँ पर जो वॉल्यूम रहता है वो लीटर में रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए 1000 का फैक्टर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो एरिया रहेगा ये तो सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, तो इसको आपको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा ताकि ये लीटर में आ जाए। तो इससे क्या आ जाएगा आपका, दैट सी इज 1000 बाई ए, तो इसको हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपको दिख रहा है 1 अपॉन लैम्डा एम इज इक्वल टू 1 अपॉन कापा इंटू ये ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1000 और ये सी, तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा बाय सी इंटू 1000, ठीक है, जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, ठीक है। तो आपको ये डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये डेरिवेशन मैंने जस्ट ऐसे ही आपको देखने के लिए बता दिया, ठीक है, बट इसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे, ज़बरदस्ती मैंने जल्दी जल्दी बताया, ठीक है, एकदम धीरे धीरे नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये डेरिवेशन में जाओ, मैं आपको सीधे फॉर्मूला लिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जो रिलेशनशिप रहेगा मोलार कंडक्टेंस और कापा और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, ठीक है, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन और यू कैन से मोलारिटी, ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर मोलारिटी, ठीक है। वो 1000 किसके लिए, दैट 1000 इज फॉर यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि लैम्डा एम का यूनिट रहेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आप देखोगे इनफैक्ट मैं आपको इसको अलग से लिखने के लिए बोलता हूँ, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट रहेगा वो रहेगा आपका मोल पर लीटर, और कापा का यूनिट रहेगा, हम लोगों ने देखा है ऊपर कापा का यूनिट रहता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर अब ये लीटर को पहले आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे ये 1000 को यूज़ करके, और फिर उससे आपका लैम्डा एम का यूनिट आएगा विच विल बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका यूनिट रहेगा लैम्डा एम का। तो ये आपको फॉर्मूला आगे के लिए भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो 1000 लगा है यहाँ पर, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये लग रहा है कन्वर्टिंग लीटर टू सेंटीमीटर क्यूब के लिए, तो इसके लिए ये यूनिट्स के साथ में याद करना ज़रूरी है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा आपके लिए, कई जगह पर यूज़ होगा, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, ये तो साथ में आ गया। अच्छा, इसी के साथ में नोटिस करना एक और टर्म रहेगा विच इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, सिमिलर साउंडिंग रहेगा। अरे ये रबर भी नहीं काम कर रहा है, एक मिनट गाइस।
एक मिनट रुको। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, एक और टर्म जो रहेगा वो आपका रहेगा, जैसे ये मोलार कंडक्टेंस था वैसे ही रहता है एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको हम लोग ऐसे लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कैसा रहेगा, सेम डेफिनेशन एज अबव। ठीक है, मैं पूरा पूरा नहीं रिपीट कर रहा हूँ, सेम डेफिनेशन एज अबव, but instead of 1 mole you use 1 equivalent of electrolyte। ठीक है, 1 मोल मत डालना, 1 इक्विवेलेंट डालना, और यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, वापस डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, लैम्डा EQ विल बी कापा अपॉन नॉर्मेलिटी इनटू 1000। ठीक है, N वुड स्टैंड फॉर नॉर्मेलिटी। इसका यूनिट आ जाएगा आपका ओम इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, इस तरीके से रहेगा। तो ये कुछ टर्म्स रहेंगे। ठीक है, मैंने जैसे आपको सिखाया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल लो, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल लो, और फिर मोलार कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिनका रिलेशनशिप विद कापा, कापा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे रहेगा। ठीक है, अब ये समटाइम्स आपको क्वेश्चन में यूज करना रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ मैसेज डाला आप लोगों ने, हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोगों को बुकलेट में जो डाउट रहेंगे हम लोग डेफिनेटली उनको डिस्कस करते हैं। मतलब मैं तो इनफैक्ट आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक बुकलेट का डाउट डिस्कशन का सेशन करना है क्या। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक प्रॉपर बुकलेट डाउट डिस्कशन सेशन भी कर सकते हैं। ये कंडक्टेंस वाले पार्ट में आगे जाने के पहले आप लोगों को जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे बुकलेट में वो आप इकट्ठा करो और फिर एक साथ सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। बोलो, चलेगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ये करें? ठीक है, हम्म, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बेस्ड ऑन अभी तक जो भी पढ़ा है अपन ने उसके ऊपर।
ठीक कंचन, नेक्स्ट क्लास में अभी आपने 10th जो भेजा है वो मतलब 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको डाउट है या 10th क्वेश्चन नंबर डाउट है? आंसर है 10। अच्छा आंसर कह रहे हो आप, इसका आंसर 10। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं एक बार क्विकली, लग रहा है सही है। यहाँ पर आपको लैम्डा EQ पूछा है। लैम्डा EQ विल बी कापा बाय नॉर्मेलिटी इनटू 1000, ठीक है। एंड कापा क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A है, ठीक है। और रो की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कापा, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा लैम्डा EQ विल बी इक्वल टू, नॉर्मेलिटी तो 1/1 हो जाएगी, नॉर्मेलिटी 1 रहेगी, और कापा की जगह मैं डालूंगा 1/50 एंड L बाय A। L दे रखा है 2.1 एंड ये 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 1000, ठीक है। तो ये आपका 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, राइट, करेक्ट है। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर और आगे की क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज का तो एक्चुअली ये टर्म्स एंड डेफिनेशन वाला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग सा रहता है, बट मैं इसको अब नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, जहां पर हम लोग थोड़े और एप्लीकेशंस सीखेंगे इन टर्म्स और डेफिनेशन के, ठीक है। एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आएंगे तो आपको ये चीज़ मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जैसे मैंने बोला, आप पहले डाउट डिस्कशन कर लेंगे अपन लोग, और डाउट डिस्कशन करने के बाद में देन वी विल ऑल्सो कंटिन्यू विद दिस थ्योरी पार्ट। पहले डाउट डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग अपने डाउट्स वगैरह तैयार रखना, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी तो एक्चुअली काफ़ी लोग डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं, शायद लाइट वगैरह का प्रॉब्लम रहेगा, या हो सकता है कि ये वाला पार्ट इतना बोरिंग था जहाँ पे मैं टर्म्स ही टर्म्स बता रहा था, ठीक है। हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ पूछना है आप लोगों को, कुछ डाउट वगैरह है? नेक्स्ट चैप्टर गौरव आपका लिक्विड सॉल्यूशंस या फिर सॉलिड स्टेट, दोनों में से कोई भी एक चैप्टर हम लोग पिक कर लेंगे, ठीक है। और वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी है 2-3 लेक्चर हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे। अभी इस चैप्टर को ख़त्म होने में 2-3 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। चलो, ऑल राइट देन, लेट मी क्लोज द लेक्चर फॉर द डे। थैंक यू गाइज।